नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। ये आपकी क्लास जो है ये शाम की 5 बजे की क्लास केमिस्ट्री की और जो चल रही है आपकी लगातार। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है ऊष्मा गति की, उसमें हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी कि गिब्स ऊर्जा के न्यूमेरिकल को करेंगे। तो जिन बच्चों ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पढ़ जरूर लीजिए। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको कवर कराया था, एक फॉर्मूला मैं और कवर करवाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो जी। अगर आपको याद है तो याद आने से पहले मैं आपको आपसे एक चीज पूछूंगा, वो बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि पॉइंट याद है। ठीक है, तो जय हिंद सभी शेर बच्चों को। और कैसे हैं सभी, जल्दी से मुस्कुराहट के साथ बता दो कि घर पे मम्मी पापा सही बढ़िया हैं पकौड़ी वकौड़ी मिल रही है, सही बताओ। वो तो चलो अलग बात है, यहाँ की तो बात है ही। बारिश के टाइम में पकौड़ी खाने के लिए मिल रही है तो बताओ, ना मिल रही तो मेरे जैसे ही हो फिर तो। ठीक, चलो ओके, बता देना जरूर। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, देखो हमें करना है भैया जी न्यूमेरिकल, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल कब करोगे, है ना। न्यूमेरिकल आ गए तो क्या करोगे, पेपर में आ गया तो 11वीं क्लास के पेपर में भैया सीधा सीधा कितने 5 6 ऐसे नंबर के न्यूमेरिकल्स रख देते हैं, 3 नंबर का, कहीं 4 नंबर का, किसी के पेपर में 5 नंबर के रख देंगे, किसी में 2 में रख देंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहली वाली क्लास में लिया था। अब क्या होगा, अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये बात देखेंगे। ठीक है, अब कौन कौन बच्चा मेरे जैसे है, ओहो बहुत बच्चे मेरे जैसे हैं, हाँ तो ठीक, ओके। इस तार को पीछे कर दूं मैं। चलिए, तो फॉर्मूला किस किस को याद है, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला किस किस को याद है। सर 3 डे छूट गई, रिचार्ज नहीं था। अच्छा, बारिश वारिश की वजह से नहीं होगा। ओके, युवराज ने फॉर्मूला भेज दिया है। ठीक, ओके। भैया मुझे ना मिल रहा कुछ भी, पकौड़ी सकौड़ी कुछ भी, मिठाई उठाई। मैं जब से यहीं पर ही हूँ, 12वीं क्लास वालों के मॉडल पेपर के ऊपर एड्रेस फिल्टर करवा रहा हूँ बैठकर। 3 महीने से घर ठीक से नहीं गया, पकौड़ी दूर की बात है, आज खाना भी नहीं खाया। चलो शुरू कर ले। ओके, चलो बताओ। मैं रस्सी कूद रहा हूँ, बताना। मैंने रस्सी कूदना शुरू किया, और अगर रस्सी कूदना शुरू किया मैंने और मेरे अंदर से गर्मी निकलने लगी, पसीना निकलने लगा, ऊर्जा निकलने लगी, तो उसको मैं कौन सी ऊर्जा के नाम से जानूंगा, उसको मैं कौन सी ऊर्जा के नाम से जानूंगा, जल्दी बता दो। क्या वो आयनन ऊर्जा होगी, क्या उसको गिब्स ऊर्जा बोलेंगे। ओके। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, भैया सिलेबस में है, किसी स्कूल वाले का कोई भरोसा नहीं है ना। कोई टीचर क्या रख दे सिलेबस में से, सिलेबस में से तो रखेंगे। तो इसी वजह से सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करके चलेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और जो आपके कनेक्शन में होंगे, जिनके बारे में मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। जैसे स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया मैंने बीच में ही बता दी थी, गिब्स ऊर्जा के बीच में ही। ठीक है, अष्टक नियम मैंने बीच में ही बता दिया था कि क्या होता है, कि 8 इलेक्ट्रॉन रखते नहीं रखते, है ना। इस तरीके से मैं सबको बीच बीच में बताता रहता हूं, सब कुछ कवर होगा। गिब्स ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहां से लिया है, ये एनसीईआरटी से लिया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, एक बिल्कुल सिंपल सी बात देखनी है। 298 केल्विन पर अभिक्रिया 2A प्लस बी आगे सी, 2A प्लस बी आगे सी के लिए डेल्टा एच का मान कितना दे रखा है, 400 किलो जूल पर मोल। एवं डेल्टा एस का मान, एवं डेल्टा एस का मान कितना दे रखा है, 0.2 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा एच एवं डेल्टा एस को ताप विस्तारित में स्थिर मानते हुए किस ताप पर अभिक्रिया खुद हो जाएगी, किस ताप पर अभिक्रिया खुद हो जाएगी। अच्छा, ये बात देखेंगे। यानी कि इसमें डेल्टा एस का मान दे रखा है, इसमें डेल्टा एच का मान दे रखा है,
ओके, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है आपको डेल्टा जी का? बिल्कुल पता है, शुभम ने बता दिया, स्तुति ने बता दिया। तो मैं इसमें फॉर्मूला क्या लगाऊंगा भैया? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा। अच्छा, अब जो दे रखा है हम उसी के आधार पर ही करेंगे। ठीक, जो दे रखा है उसी के आधार पर ही करेंगे। ठीक, गुरुजी स्कूल में तो चैप्टर ही नहीं कराया, हाफ ईयरली में नहीं कराया होगा, कोई बात नहीं, मैं तो कंप्लीट लेकर चलूंगा, किसी के में आ जाए तो, है ना। चलिए, और जिसके हाफ ईयरली में जो चैप्टर आ रहे हैं वो उसी चैप्टर को कंप्लीट कर ले, वो करा रखे हैं शुरू के। आप 4 चैप्टर देखोगे तो वो पूरे के पूरे रेडी हैं, 5वां खत्म होने वाला है, फिर 6ठे पे चलेंगे, फिर 7वें पे चलेंगे, सब कुछ कवर होगा। ठीक, ओके, तो यहां पर देखना डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पहली की क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था। ओके, चलो अब देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। और ये क्या कह रखा है? ये कह रहा है किस ताप पर अभिक्रिया स्वतः होगी। आप मुझे बताना किस ताप पर, इस ताप का नहीं पूछ रहा, ये वाली बात नहीं कह रहा, किस वाले ताप पर, ये पूछा दूसरा ताप निकालो, किस ताप पर, तो टी बराबर क्वेश्चन मार्क है। स्वतः परिवर्तित होगी, तो स्वतः होगी, अगर कोई अभिक्रिया स्वतः हो रही है उसका मतलब समझ रहे हो, उसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू किस में होनी आनी चाहिए? माइनस में आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, यही तो बात है। अगर कोई अभिक्रिया डेल्टा जी हम निकालने वाले हैं तो वो माइनस में निकल कर आनी चाहिए, प्लस में होगी तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है स्वतः परिवर्तित कराओ, डेल्टा जी का मतलब माइनस। ठीक जी, ओके, आगे ये हो जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस का। अब देखना डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर कितना? 400 किलो जूल प्रति मोल ऐसा दे रखा है, और डेल्टा एस इसमें दे रखा है 0.2, ये भी किस में दे रखा है? किलो जूल में ही दे रखा है, तो दोनों किलो जूल में है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं डायरेक्ट ही रखूंगा। अब मैंने उठाकर यहां रख दिया, डेल्टा जी किस में होना चाहिए? माइनस में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किस ताप पर अभिक्रिया खुद होगी, तो डेल्टा जी माइनस कितना हो गए तो मुझे नहीं पता, तो मैं डेल्टा जी को 0 मान लेता हूं। डेल्टा जी को क्या मान लेता हूं? 0 मान लेता हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तापमान निकालना हो, डेल्टा जी का मान ना पता हो, तो डेल्टा जी का मान पहले 0 रखोगे, उसके बाद हम माइनस में आएंगे। कर लोगे? तो पहले हम क्या लगाएंगे? पहले हम लिखेंगे साम्य अवस्था के लिए। साम्य अवस्था का मतलब है कि भैया ना तो हम प्लस ले रहे हैं ना हम माइनस ले रहे हैं, अभी हम 0 पे काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा जी हो जाएगा 0, डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 400 माइनस टी निकालना है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे टी निकाल लो, तापमान गुणा डेल्टा एस कितना है? 0.2 है। अब मैं इसको इधर भेजूं और टी का मान निकालूं, तो इसको भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? टी गुणा 0.2 बराबर 400, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 400 बटे 0.2, पॉइंट हटाकर एक 0 बढ़ा दी, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 2000 केल्विन निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 2000 केल्विन निकल कर आएगा। यहां तक की बात सही है। चलो अब यहां पर देखना कि अगर डेल्टा जी बराबर 0 है, डेल्टा एच क्या है? 400 है, माइनस टी गुणा डेल्टा ये 0 क्यों रखा? कभी भी आपसे टी पूछे और डेल्टा जी की वैल्यू नहीं पता है तो पहले 0 पे रखकर टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी कितना निकल कर आएगा? 2000 केल्विन निकल कर आएगा। अब एक बात खुद सोचना, डेल्टा जी कितने पर था? 0 पर था। टी कितना निकल कर आया? 2000 केल्विन। डेल्टा जी अगर मैं माइनस में रखूंगा, 0 से माइनस की तरफ मैं ले जाऊंगा, तो बताओ
ये 2000 केल्विन से ज्यादा तापमान लेना पड़ेगा या 2000 केल्विन से कम तापमान लेना पड़ेगा? खुद बता दो जी। राहुल? नहीं बेटा, 1600 नहीं। सलोनी राठौड़ 2000। मैंने क्या कहा था? तापमान ज्यादा करने से डेल्टा जी का मान धीरे धीरे माइनस होता चला जाता है। अगर आपने तापमान 0 पर निकाला है तो तापमान इससे ज्यादा कर दोगे तो ये प्रक्रिया खुद होने लगेगी। तो जब प्रक्रिया खुद होने लगेगी तो डेल्टा जी क्या होता चला जाएगा? माइनस। आप खुद सोचो, आलू को उठाकर पतीले में डाल दो, उसको गैस पे मत चढ़ाओ, ठीक? अब आलू को देखते रहो, हो ही ना रहा कुछ भी। मोमबत्ती को ऐसे लगा दो, उसमें आग मत लगाओ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो तापमान बढ़ाने से डेल्टा जी माइनस जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तापमान टी बढ़ाने से डेल्टा जी माइनस जाएगा। ये पहली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि जब भी किसी भी आपको किसी भी क्रम को स्वतः परिवर्तित करना हो, खुद चलाना हो, तो उसमें तापमान ज्यादा करना पड़ेगा तो डेल्टा जी माइनस होगा। तो यहां पर तापमान क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? 2000 केल्विन से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2000 केल्विन से अधिक। आंसर टी बराबर 2000 केल्विन से ज्यादा, ये इसका आंसर है। अब कितना ज्यादा? वो 5 डिग्री भी, 6 केल्विन, 7 केल्विन, 10 केल्विन, इस तरीके से, ठीक? ओके, तो यहां तक की बात सही है। तो टी बराबर क्या होगा? 2000 केल्विन से ज्यादा होने पर अभिक्रिया खुद होगी। बिल्कुल सही बात है बेटा अंशु, ठीक है? सर हमारे स्कूल में 2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो पढ़ाते हैं मैच नहीं करता है। सिलेबस का मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो देखें, ठीक है? मैं तो बिल्कुल सिलेबस के बिल्कुल वो पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सब मैच करता है, कहीं भी बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो आपके स्टेट बोर्ड जो देते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से मैं मैच करा के दिखा दूंगा। मैंने पहले भी दिखाए थे, ठीक है? तो उसी में ही काम करना है, ठीक है? जूल में राशि नहीं बदली जाएगी, क्योंकि देखो ये भी किलो जूल में है और ये भी किलो जूल में है, ठीक है? तो ये जो डेल्टा जी होगा ये भी हम किलो जूल में ही सोच रहे हैं, ठीक है? ओके, देखो डेल्टा एच का मान रख दिया, डेल्टा एस का मान रख दिया, टी का मान निकालेंगे कब? डेल्टा जी 0 पर। तो टी इतना निकल कर आया, तो 0 पर निकल कर आया है। इसको अगर डेल्टा जी को माइनस करना है तो आपको ये तापमान बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि 2000 केल्विन से अधिक इसका आंसर आएगा, ठीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया? एक बात आती है डेल्टा जी और स्थिरांक में संबंध। डेल्टा जी और स्थिरांक में संबंध, ठीक? सर आज केमिस्ट्री का एग्जाम था, कैसा गया बेटा? ठीक है, बताते रहा करें मुझसे। सेकंड पार्ट बस, इसके बाद एक चैप्टर, फिर सेकंड पार्ट पर ही हम एंटर कर रहे हैं। चलिए जी, अब यहां पर आएगा एक संबंध डेल्टा जी, जिसको हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा, व गिब्स ऊर्जा वह एक स्थिरांक होता है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक में संबंध, साम्य स्थिरांक में संबंध, संबंध। साम्य स्थिरांक क्या होता है? वो स्थिरांक, वो नियतांक जो बीचों बीच वाली अभिक्रियाओं के लिए होती है, यानी कि अभिक्रियाओं में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा तो उसके लिए जो स्थिरांक होता है वो साम्य स्थिरांक होता है। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें आपका जो साम्य स्थिरांक है वो k है। k से दिखाते हैं न्यूमेरिकल में, साफ साफ साम्य स्थिरांक यानी कि k की वैल्यू आपको दी जाएगी। इसका जो चैप्टर है आगे वाला, उसमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है। आपको सिर्फ इसमें फॉर्म याद करनी है, सिर्फ क्या याद करनी है? फॉर्म याद करनी है, ठीक? मेरा नंबर 100 में से 94 है। ओके, अच्छा, ओके।
मैं अपने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हैं? बहुत बढ़िया। 4000 कहाँ पर आया? 4000 यहाँ से नहीं आएगा। जब ये 0.2 को इधर ले जाओगे तो पॉइंट हटाकर ऊपर 0 कर लेंगे तो 4000/2। ठीक है, चलो अब इसके और इसके बीच में संबंध क्या है अभी मैं बताता हूं संबंध क्या है। तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का 2.303 RT लॉग के। और ये संबंध आपको कार्य में भी दिखाई देगा जब डेल्टा जी की मैं जगह में W लगा दूंगा। यानी कि अगर आपको इसका न्यूमेरिकल करना है तो इतना याद रखना है कि डेल्टा जी बराबर माइनस का 2.303 RT लॉग के। ये जो लॉग के आपको नजर आ रहा है यही साम्य स्थिरांक है। अब मैं दिखा देता हूं कौन सी चीज को क्या कहते हैं। R को हम कहते हैं नियतांक, गैस नियतांक। अगर दूसरे तरीके से आपको निकालना है क्या, गिब्स ऊर्जा, तो इसको गैस नियतांक कहते हैं। कौन बच्चा इस R का मान बता सकता है? जूल में बताना है, जूल में। चैप्टर परसों खत्म हो जाएगा बेटा। अजय कुमार बताओ। सर जी का मान तो दिया है। नहीं, जी का मान नहीं दिया बेटा, बताओ। गिब्स ऊर्जा का मान कहीं दे रखा है? कहीं भी नहीं दे रखा है ना, इसलिए हमने 0 माना। बताओ इसका जूल में मान क्या होगा? इसका जूल में मान होता है आर का 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल। ये जूल केल्विन प्रति मोल। टी क्या होता है? तापमान। ये केल्विन में लिया जाता है। टी क्या होता है? तापमान। ये किस में लिया जाता है? केल्विन में लिया जाता है। ओके। और के क्या है? साम्य स्थिरांक। साम्य का मतलब होता है अभिक्रिया बिल्कुल बीचों बीच में है, इधर उधर नहीं हो रही है, उसके लिए स्थिरांक लिया जाता है। ये आगे वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया जाएगा। इसी वजह से सिर्फ आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है। माइनस क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है वो निकलती है। तो डेल्टा जी बराबर, एक साथ मेरे साथ याद कर लो, डेल्टा जी बराबर क्या? -2.303 RT लॉग के क्या है? साम्य स्थिरांक है। टी क्या है? तापमान है। आर क्या है? गैस नियतांक है। डेल्टा जी हमारे सामने ये नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब मैं इस पे एक क्वेश्चन करता हूं, आप फॉर्म याद जरूर रखना। ठीक, लो जी, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर किया, ये दो बार आ गया डेल्टा जी। लो, क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, फिर मैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यहां पे लिखवाऊंगा। क्या किसी भी क्वेश्चन को जूल में नहीं बदलना है? नहीं, जूल में तब बदलना है जब कोई मात्रक जूल में दिया हो, या फिर आर देखा रखा है, देखो जूल में दे रखा है, किलो जूल में तो नहीं दे रखा, तो कोई और मान होगा तो जूल में बदलना है। ठीक है, कोई और मान होगा तो जूल में बदलो। अगर दोनों ही किलो जूल में दे रखे हैं तो किलो जूल में रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। सर 12th में केमिस्ट्री आपसे पढ़ेंगे तो कोचिंग करनी पड़ेगी या नहीं? अगर मुझसे पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में। ठीक है, और शायद आपको ये लग रहा है कि मैं 11th 12th को पढ़ाता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है। 11th 12th के अलावा मैंने कंपटीशन के दुनिया भर के बैचेस पढ़ा रखे हैं। आर्मी, नर्सिंग असिस्टेंट, BSF RO RM, CTET, SSC GD के मैराथन में सब दुनिया भर की केमिस्ट्री पढ़ा रखी है, तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, ये चैप्टर 5वां है दुर्गेश मिश्रा बेटा। ठीक, चलिए 300 केल्विन, ये 300 के लिखा होगा। 300 केल्विन पर एक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कितना दे रखा है? 10। के का मान दे रखा है। डेल्टा जी बोल दो या डेल्टा जी नॉट बोल दो, का मान क्या होगा? आर का मान दे रखा है। तो सभी बच्चों को इसका उत्तर पता चल गया होगा। तो बताओ कौन सा वाला सूत्र लगाऊं, पहले जो चल रहा था या फिर साम्य स्थिरांक वाला?
बिल्कुल राकेश यादव, बिल्कुल सही बात है। अरे आंसर भी निकाल दिया, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरे पास यहां पर साम्य स्थिरांक की बात चल रही है, ठीक, तो क्या होगा, डेल्टा जी बराबर माइनस का, जिसने फॉर्म याद कर ली है, 303 आर टी, आगे भैया जी लॉग और के का मतलब यहां पर क्या है, साम्य स्थिरांक है। अब जरा इसको चेक करते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, जूल दे रखा है, किलो जूल नहीं दे रखा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अब उठाकर मान रख देता हूं, तो डेल्टा जी का मान निकालना है, ठीक है निकाल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। यहां रखेंगे माइनस का 2.303, आगे भैया जी आर का मान कितना दे रखा है, 8.314 दे रखा है, 8.314 दे रखा है। ठीक, हाँ जी, ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा अलग लेवल से, ताबड़तोड़, क्योंकि बोर्ड में तो वही बनता है जो कि एक्सपर्ट्स बनाते हैं। जो बोर्ड के पेपर बनते हैं वो फिक्स सिलेबस से बनाते हैं, बिल्कुल सब पता रहती है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। 8.314, ठीक, टी कितना हो जाएगा, टी है हमारे पास ये रहा 300 केल्विन, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं दे रखा कि तापमान निकालो, इसमें तापमान खुद ही क्या रखा है 300, तो यहां पे मैं रखूंगा 300, 300। फिर मैंने आगे गुणा करी, फिर मैं देखा लॉग के, तो के का मान कितना है, 10 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा लॉग 10, लॉग 10। अब कौन बच्चा बताएगा लॉग 10 का मान कितना होता है, बताओ। सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, नहीं 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 नहीं, गलत फहमी है बेटा। गिब्स ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल ये हैं सीधा सीधा, और कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन है, फॉर्मूला कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैलकुलेशन, साफ साफ लिख रखा है यूपी बोर्ड के सिलेबस में, गिब्स ऊर्जा यानी कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और साफ साफ लिख रखा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, साफ साफ लिख रखा है एंट्रोपी, साफ साफ लिख रखा है एंथैल्पी, सब कुछ लिख रखा है ना, स्वतः अवस्थाएं, है ना, ये सारी चीज सब लिख रखी है, टेंशन मत लो, मैं फर्जी बात कराऊंगा ही नहीं। अच्छा, लॉग 10 का मान बच्चों ने बताया भैया सबने, लॉग और सामने की तरफ 10 लिखा होता है ऐसे, तो उसका मान होता है 1, तो यहां 1 रख देंगे। जब यहां 1 रखेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें करेंगे। अब गुणा करके जल्दी से मुझे बताओ, मुझसे पहले गुणा करो और जल्दी से बताओ, इसका मान पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको लिखो या मत लिखो फर्क ही नहीं पड़ता। चलो मैं गुणा करके देख लेता हूं, किसकी, पहले इस इसकी गुणा इसमें कर लेंगे, या इसकी गुणा इसमें कर लोगे, देख लो अपने हिसाब से। तो यहां पर 8.314 की गुणा किस में करेंगे भैया, 300 में, तो पहले 3 में कर लेते हैं, 2 जीरो बाद में लगा देंगे। 4 तियां 12 का 2, हासिल लगे 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तियां 9 और 8 तियां 24, 2 जीरो बाद में लगा देंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितना होगा 2494.2, ये आया। अब इसकी गुणा किस में करेंगे, इसकी गुणा तो इसमें कर दी, अब 2.303 में करेंगे इसकी गुणा, तो 2494.2 2.303 में गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 4 तियां 12 का 2, हासिल लगे 1, 9 तियां 27 और 1 28 का 8, हासिल लगे 2, 4 तियां 12 और 2 14 का 4, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, ये हो गया, ये 0 0 0 0 0 कर देंगे। फिर इसको कैसे करेंगे, वही 6 2 8 4 7, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 6, ये 2 8 6 14 का 4, हासिल लगे 1, तो ये कितना 5 2 7 4 11 का 1, हासिल लगे 1, 8 3 24 का 4, हासिल लगे 2, तो 8 और 6 कितना हुआ, 14 का 4, हासिल लगे 1, 17 का 7 1 और ये 5 5 7 4 4 1 4 2 6 1 2 3 4 1 2 3 4, आंसर कितना आया 5744.1,
माइनस में, तो यहां रख देंगे माइनस में 5,744.1 जूल प्रति मोल। कितना? इतना आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे का, अरे सभी बच्चे के आंसर आ रहे हैं तो माइनस का 5,744.1 किलो, सॉरी किलो नहीं, जूल, जूल प्रति मोल। चलो कौन बच्चा बता दे मुझे कि इसको मैं जूल प्रति मोल में लिखना चाहता हूं, कितना आंसर आप लेकर आओगे? जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दीजिए सरकार। इसको मैं किलो जूल में बदलना चाहता हूं, बताओ 1,000 से भाग लगाऊं या 1,000 से गुणा करूं? ये तो आ रहा है 5,744.1, तो किलो जूल में बदलने के लिए 1,000 से भाग। ठीक, बिहार बोर्ड की जो 11वीं क्लास है उसकी भी हिंदी आपकी हो जाएगी। ठीक, उस पर बात हो गई है, उसकी भी हिंदी हो जाएगी। डोंट टेक टेंशंस। ठीक है, उसके लिए आपकी स्पेशल से अलग से क्लास चलेगी। और जो लैंग्वेज हिंदी होती है, हिंदी इंग्लिश, तो बच्चा बहुत आराम से ज़बरदस्ती तरीके से भी कवर कर लेता है। ठीक, आफत तो आती है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, बायोलॉजी में है। चलो, तो 1,000 से भाग लगा देंगे, तो डेल्टा जी बराबर, अगर आपको चाहिए किलो जूल में, आंसर आ रहा है किलो जूल में, तो 5, देखो ये 3 पॉइंट इधर ये 3 खाने इधर खिसक जाएंगे, तो 5.7441 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल। ओके जी, बात ठीक समझे? बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम और करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम और करने वाले हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, उसको और देखेंगे। ठीक, तो मैंने लिखा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। चलो, अगर आपको पहला और दूसरा नियम याद है तो जरा हाथ खड़े करके बताओ या जय हिंद लिख दो। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम, दूसरा मैं बता चुका हूं। आज हम तीसरे नियम पे हम बोलेंगे कि भैया तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम कौन बताएगा? मत बताओ, मुझे बस ये बता दो पहला और दूसरा नियम याद है? पहला नियम तो सभी को याद होगा, पहला नियम तो सभी को याद होगा। दूसरे नियम में आपको कुछ गड़बड़ी होगी। बताओ किस किस को याद है? बेहतरीन। तीनों के तीनों नियम सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा, शून्य नियम नहीं पढ़ना। ओके, तो बताओ पहले नियम बता दो, एक बार रिपीट करके चलेंगे। पहला नियम है कि अगर आपके पास कोई भी ऊर्जा है तो ना तो वो आपने बनाई होगी, ना ही वो खत्म की होगी। ना तो आप उसको बना सकते हो और ना ही उसको समाप्त कर सकते हो। एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, और क्या बात करें? और कोई बात होगी? दूसरा नियम, जो हमारी ब्रह्मांड की जो फैलने की जो पावर है, जो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मतलब होता है फैलना, इधर उधर कणों का जाना, है ना, इसको क्या कहते हैं? यादृच्छिकता। तो जो हमारी ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ती जा रही है, यानी प्लस होती जा रही है। दो नियम हमारे क्लियर हैं। और स्कूल में दो नियम में से सीधा सीधा पूछ लेते हैं, इनके बारे में लिखो। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आप क्या समझते हो, या ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम से आप क्या समझते हो? अब तीसरे नियम में खास बात बोली गई, जो कि बहुत हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से इसको नहीं कह सकते। अब आप खुद बताओ, सोच के देखो, अगर कोई गैस है, अगर मैंने गैस को ठंडा कर दिया, सोच के देखना, खुद बताओ, मैंने गैस को ले लिया, पानी ले लिया, कुछ भी ले लिया, मैंने किसी चीज को ठंडा कर दिया, तो वो एक जगह रुकना पसंद करेगा या फिर दूर दूर भागना पसंद करेगा? सोच के देखो खुद। जी, मोनू पटेल सर, हमारे स्कूल में यही चैप्टर चल रहा है, पूरा कोर्स मिलता है जो आप पढ़ाते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, सिलेबस से ही मिलेगा,
बिल्कुल सही बात है। तो आप खुद बताओ, जब आप किसी चीज को बिल्कुल ठंडा करते हो तो वो दूर दूर भागने की कोशिश करेगा या एक जगह ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाएगा? आप ही बताओ, आप ही के हक में है ये बात। रुकना पसंद करेगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि उसकी एंट्रोपी कैसे होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसकी जो एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब है घूमना फिरना, उसका घूमना फिरना कम हो जाएगा, एंट्रोपी कम होती चली जाएगी। अब बताओ, मैंने और ठंडा कर दिया तो वो और ज्यादा पास पास हो जाएगी, एंट्रोपी और घट जाएगी। मैंने और ठंडा कर दिया तो और ज्यादा पास पास हो जाएगी, और ठंडा कर दिया तो एक वक्त ऐसा आएगा, जो तंत्र है जो बार बार ठंडा हो रहा है, क्या भैया मार लो, एक काम करो, मुझे मुझे हिलने ही मत दो, इतनी सारी मेरे अंदर से ऊष्मा निकाल दी है तुमने, मुझे ठंडा कर करके ठंडा कर करके ठंडा कर करके, पहले मैं इधर उधर घूम रहा था, इतनी ठंड बढ़ा दी कि मेरा घूमने का ही मन नहीं कर रहा, मैं तो एक जगह ही जाकर बैठ जाऊंगा, मैं ना जा रहा कहीं भी जाओ। तो ये तीसरा नियम कह रहा है कि इतना ठंडा कर दो किसी को कि वो घूमना ही नहीं चाहता हो, उसे कहते हैं एंट्रोपी जीरो कर देना। एंट्रोपी जीरो का मतलब इतना ही कम कर दिया, बेचारे का मन ही नहीं कर रहा रजाई के अंदर से हाथ भी निकाल के दिखा दे। अब ये हो गया केस भाप के साथ। भाप का मतलब जो होती है ना गरम गरम हवा, नमी। अब क्या हुआ, पानी की भाप बनी। जब पानी की भाप बनी तो भाप यहां घूम रही है, भाप ऐसे उड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गर्माहट है, टेम्परेचर ज्यादा है। जब गर्माहट ज्यादा है तो मैं देख रहा हूं उसको बहुत देर से इधर उधर भाप घूम रही है, किसी को वहां जला रही है, किसी को वहां जला रही है। मैंने भाप कमरे में एकदम से एसी चला दी, भाप ठंडी होकर पानी बन गया, मतलब ठंडा कर दिया भाप को, किस में बदल गया, पानी। अब भाप जहां हवा में घूम रही थी ना, अब वो जमीन पर आ गई, रुक गई। फिर मैं तब भी ना रुका, मैंने उस पानी को भरा और ठंडा कर दिया। जहां पानी बह रहा था पानी जमने लग गया, पानी बहना बंद हो गया, पानी बर्फ बन गया। मैं तब भी नहीं रुका, मैंने और ठंडा कर दिया, वो और ज्यादा कठोर होता चला गया, और ठंडा कर दिया, वो और ज्यादा कठोर होता चला गया। मन ही नहीं कर रहा उसका फिर बाहर जाने का, वो बस मुझे ही देख रहा होगा, गाली दे रहा होगा, मान जा, बहुत कम टेम्परेचर कर रहा है, बहुत ठंड लग रही है। एंट्रोपी ही कम कर दी मैंने उसकी। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि एंट्रोपी ही बिल्कुल शून्य की जैसे होगी कि वो कहीं भागना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपने तापमान बहुत कम कर दिया, जिसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप पर किसी तंत्र की एंट्रोपी जीरो होती है, यानी कि वो कहीं भी जाना नहीं चाहता। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा भैया जी, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर किसी तंत्र की एंट्रोपी, परम शून्य ताप समझते हो, एक इतना ठंडा टेम्परेचर, इतना ठंडा टेम्परेचर जिसमें आप बैठ जाओ तो आपका खून भी जम जाए, अंदर का खून भी जम जाए। तो परम शून्य ताप पर किसी तंत्र की, किसी तंत्र की एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब भागना, एंट्रोपी लगभग शून्य होती है, एंट्रोपी लगभग शून्य होती है, यानी कि वो कहीं नहीं भाग सकता, रोक दिया, लगभग क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सही, ओके। और परम शून्य ताप कितना होगा, माइनस का कितना, कौन बताएगा? ठीक, ये मैं आज होमवर्क दे देता हूं आपको, मैं होमवर्क दे दे रहा हूं, परम शून्य ताप आप सर्च करके बताओगे कितना डिग्री सेल्सियस, मैंने लिख दिया x, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं। यह है आपका कौन सा, ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम, ऊष्मा गतिकी का कौन सा तीसरा नियम, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है अल्ताफ, अल्ताफ, ओके। परम शून्यता बिल्कुल ठंडा वाला,
और इस वाले ताप पर तो जो भैया गैस होती है ना, वो गैस भी चुपचाप बैठ जाती है, कहीं जाने के ही चक्कर में नहीं होती, इतना ठंडा होता है। ठीक। और गूगल में सही दिखाएगा गूगल में बहुत सारी चीजें गड़बड़ दिखाता है। चलो, एक बच्चा कह रहा है 100, ना ना ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भैया भाप बन जाएगी, हैं। ठीक। ओके। ओके जी सरकार, ओके। अब इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो क्या? दूसरी भाषा में लिख सकते हो। किसी तंत्र के कणों की गति विराम अवस्था में चली जाती है अगर उसको हम परम शून्य ताप पर रखते हैं। अगर उसको हम परम शून्य ताप पर रखते हैं, परम शून्य ताप, बात समझे? एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में भी लिख लेना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके जी, ओके जी सरकार। ठीक। और मैंने आपको बताया था कि भैया जी मैं लेकर आ रहा हूं आपकी क्या, एमसीक्यू और वन शॉट। तो मैंने आपकी सैटरडे, ये परसों आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा देंगे इसी सैटरडे में, और उसके बाद फिर हम आएंगे संडे में। ठीक है, सैटरडे और संडे में। सैटरडे में भैया जी आपकी एमसीक्यू आएगा पूरा का पूरा, ये इससे पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन में। ये मैं कराऊंगा चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो जिन बच्चों को लग रहा है डर, वो चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू ये जरूर कर लेंगे। ये एमसीक्यू टेस्ट जैसा आपका होगा। ठीक। इसके बाद मैं इसी चैप्टर का संडे में लेकर आऊंगा जी, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। ओके। 100 डिग्री सेल्सियस गलत है, उस पर तो पानी उबल कर उड़ जाएगा, आपने तो फैला दिया, हमें कम करना था, आप ज्यादा कर रहे हैं। इसमें फिर संडे में मैं लेकर आऊंगा आपका वन शॉट। अब मुझे फटाफट एक बार फिर से डेट बता दो, इसी चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट, ये आपका 5 बजे शाम को यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, 5 बजे यूट्यूब चैनल पर, और ये आपका 9 बजे सुबह यूट्यूब चैनल पर। ठीक। तो ये जरूर पॉइंट कवर कर लीजिए। हाँ, बीच बीच में पोल लगवा देंगे कि कितने बच्चों का आंसर सही है। ठीक। ओके जी सरकार। ये मैं पूछूंगा कि कितना, ये वाला कितना डिग्री सेल्सियस है, अगर नहीं बताया ना तो पनिशमेंट मिलेगी, ध्यान रखना इस बात का। ओके। कल छुट्टी रहेगी क्या? काहे रोज रोज छुट्टी करवानी है क्या? नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं, मैं बहुत सबसे कम छुट्टी लेता हूं, इस बात का ध्यान रखना। छुट्टी तभी होती है जब बहुत पहाड़ मेरे चांद पर आ जाता है। हाँ, इतना सा नियम, इत्तू सा नियम, देखो यहां से लेकर यहां तक का, बस इत्तू सा नियम। और ये नियम हल्का वल्का नहीं है, आप इस नियम को किसी एक्सपर्ट से दिखाना, इतना लिखा हुआ कहेगा बिल्कुल सटीक है। तो बच्चे कह रहे हैं माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन। हाँ, लगभग लगभग आप सही पहुंच गए हो। ठीक। एक बच्चा कह रहा है अतुल माहेश्वरी का पेपर कब होगा? बेटा वो मैंने उसमें डिटेल बताई है, आप अतुल माहेश्वरी की साइट पे जाकर देख सकते हो स्कॉलरशिप का पेपर क्या होगा। ठीक है सर, ये नियम बहुत छोटा बताया आपने, मैं छोटा नहीं बता रहे, है इतना छोटा ठीक है। ओके। पनिशमेंट क्या होगी मैं कल उसी टाइम बताऊंगा, जिसके एमसीक्यू में कम नंबर आएंगे ना, ये वाले में पनिशमेंट उसी टाइम ही बताऊंगा। ओके। फिर संडे में इसी चैप्टर की वन शॉट, इसको कर लेंगे तो इसमें मजा आ जाएगा, आराम से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी सरकार। कल और परसों इसकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, फिर हम साम्य अवस्था करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कहां पर, पार्ट नंबर 2, बुक नंबर 2, रिडॉक्स ऑर्गेनिक, सारी की सारी कहानी जी। ओके, बेहतर। ठीक। और 11वीं क्लास में हो, बेहतरीन तैयारी करते रहो। कौन कहता है कि 11वीं क्लास में टॉपर्स नहीं बनते? 11वीं क्लास से ही नींव निकलती है टॉपर्स बनने की। अब कहोगे सर 10th क्लास में तो हम टॉपर थे। 10th क्लास में आता है कहां तक? 10th क्लास आता है टीजीटी लेवल तक, यानी कि 10th क्लास तक हाई स्कूल। फिर आता है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में कोर्स, सिलेबस, ये सारी चीजें अलग होती है, पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। अगर 10वीं क्लास में आप टॉपर थे या नहीं भी थे कोई बात नहीं, 11वीं क्लास में तरीका अलग होता है। 11वीं क्लास से ही सीखिए कि 12th में टॉप कैसे करना है।
अगर जो बच्चा 11वीं क्लास में घबरा गया वो 12th क्लास में घबरा गया, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 11th का बहुत सारा मैच करेगा 12th में। नहीं यकीन होता तो किसी दिन 12th की यूट्यूब चैनल पे जो क्लास चल रही है उसमें आकर देख लेना, मैं खुद बता दूंगा कि जरा यहां आकर आप 11th वाले बच्चे बताना, आप चुटकी बजाते बता दोगे। बताओ ऐसा करवा दें? 12th क्लास वाले बच्चों के साथ भिड़वा दें टॉपिक्स में, पर नाक मत कटवा देना। कहीं मैं कहूं देखो 11वीं क्लास के बच्चे हमारे आए हुए हैं, उनसे मैं आंसर पूछता हूं और आंसर गलत दे दो, वो हंसे कहीं मेरे ऊपर। बताओ अगर 12th क्लास का कोई चले, कोई एमसीक्यू अगर आए और मैं आपको बुला लूं 10 मिनट के लिए कि आना जरा इसका आंसर बताना, तो आंसर बता दोगे? मैच करवा के पूछूंगा, ऐसा वैसा नहीं कि पढ़ाया ना हो। ऐसी चीज जो 11वीं क्लास में मैंने पढ़ा दी हो आपको और वही 12th में मिल गई हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके जरा चेक करके बता देना कि हाँ ये चीज आपने पढ़ाया था, इसका आंसर ये है। अगर ऐसे बता दिया 11th वाले बच्चों ने तो 12th वालों के धुएं निकल जाएंगे, भाई ये क्या भैया 11th वाले बता रहे हैं। तो ये होना चाहिए दम। हमेशा अपने से ऊपर वाले को चैलेंज करके चलो, अपने से नीचे वाले को चैलेंज करके मत चलो। नीचे वाले से चैलेंज, नीचे वालों का मतलब ये नहीं कह रहा हूं, नीचे वाले को पढ़ने में जो आपसे बहुत डाउन है उसको काहे चैलेंज करना कि 70 में से मैं तो 20 नंबर है तेरे तो मैं 25 लाऊंगा, ना 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 ना, 70 में से तुम्हारे 60 हैं तो मैं 65 लाऊंगा, ये दम रखो। हमेशा ऊपर वाले को चैलेंज करके चलो, ठीक है? मजा आ जाएगा। यही है जीवन का तरीका, है ना? आपको मिल रहे हैं 20,000 रुपए प्रति महीना, तो हमेशा 1,00,000 रुपए प्रति महीना वाले को चैलेंज करो कि 10 सालों के अंदर अंदर मैं करोड़ों रुपए कमा दूंगा, या 5 सालों के अंदर अंदर मैं करोड़ों रुपए कमा दूंगा। ऐसा होना चाहिए दम। तो ये दम आपके अंदर देखना चाहता हूं 12th वाले बच्चों के प्रति। जब आप यहां पर देखोगे मैं नाम लेकर बोल दूंगा, बता देना सर मैं 11वीं क्लास का हूं, उस दिन आपने बुलाया था, ये रहा आंसर, मैं जा रहा हूं। मेरे लिए काफी है, दिल को सुकून मिल जाएगा उस दिन, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर ही, शाम के 5 बजे हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा और फिर हम साम्य अवस्था की तरफ चलिए। और आपके रिवीजन के लिए मैं लगातार एमसीक्यू और वन शॉट लाता रहूंगा, जिससे कि आपके रिवीजन चलता रहे, क्योंकि बहुत बच्चों के हाफ ईयरली हो रहे होंगे, किसी के टेस्ट हो रहे होंगे, तो रिवीजन क्लियर होता रहेगा, साथ साथ ही रिवीजन कराता रहूं, ठीक है? चलो तब तक के लिए नमस्कार।